नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जनमंच में आज हम लेकर आए हैं नौनिहालों का मुद्दा, बच्चों का मुद्दा जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। लगातार आवाजें उठ रही हैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कि इनकी फीस मनमाने तरीके से बढ़ रही है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बच जाती है तो फिर पढ़ने के लिए शिक्षा की तरफ जाती है, अच्छे स्कूलों की तरफ जाती है। लेकिन सवाल उठता है तालीम का। वो तालीम लाखों की है, डोनेशन देने के बावजूद एडमिशन नहीं होते और एक साल के अंदर 23 से 47% फीस जो है स्कूल वाले बढ़ा देते हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जिसका कहना है कि कोई स्कूल अगर 1% भी मुनाफे के अंदर चल रही है तो वो स्कूल और फीस नहीं बढ़ा सकती। इन तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है और पेरेंट्स सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे के अंदर आज यहाँ आए। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो पंकज जी आपसे है। इतने धरने प्रदर्शन हुए, शिक्षा मंत्री के घर पेरेंट्स गए, सुनवाई नहीं हुई, फीस की वृद्धि वैसे ही शुरू अभी चल रही है। नहीं, देखिए आप, मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने जो है जितने अपने जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स उठाए। 2013 के अंदर जो है एक्ट आया, 2013 के एक्ट के बाद यदि आप देखेंगे तो 2016 के अंदर जो है उस एक्ट में जो भी कमियां थी, जो खामियां थी, उनको पूर्ति करी गई। और अभी आप देखें तो पिछली बार जब लगातार अभी जब ये धरने प्रदर्शन हुए, जब फीस बढ़ोतरी की शिकायतें सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने अपने प्रोसीजर को देखने के बावजूद भी सरकार ने लगातार जो है उन स्कूलों की जो है मान्यताओं को जो है उनकी एनओसीज जो थी, जो सरकार के हाथ में एनओसीज को रद्द किया गया और एनओसी रद्द करने के साथ साथ केंद्रीय सरकार को जो है उसकी जो शिकायतें थी वो लिखने के बाद में उनकी मान्यता रद्द करने तक की जो है बातें कही गई। तो ये कहीं भी नहीं है कि सरकार नहीं चाहती, सरकार हमेशा अभिभावकों के साथ खड़ी हुई है। सरकार ये चाहती है कि जो है बच्चों की स्कूल की जो एजुकेशन हो वो ठीक हो। सरकार लगातार ये चाहती है कि जो पहले एक लाइबल था कि आप किताबें वहीं से परचेज करेंगे, उनकी ड्रेसें वहीं से परचेज करेंगे, आप सरकार ने इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया और सरकार लगातार इस और प्रयास कर रही है कि जो किताबें हैं, जो चीजें हैं, वो जो भी हैं वो सरकार जो है वही स्कूल प्रोवाइड कराए और जो रेट्स हैं वो उसके ऊपर जो प्रिंट रेट्स हैं उस रेट के ऊपर कराए, उसकी भी अप्रूवल जो है सरकार से ले। ठीक है, जो आप कह रहे हैं पंकज जी, पेरेंट्स एसोसिएशन से काफी लोग हमारे साथ हैं, उनसे एक एक करके पूछ लेते हैं समस्याएं क्या है। कांवड़ जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर पेरेंट्स एसोसिएशन के जो भाई साहब हैं इनको भी आप इसके बाद में माइक दीजिएगा। क्या दिक्कतें हैं जो अब तक ठीक नहीं हुई? 23 से 47% तक की फीस बढ़ोतरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो सारे नियम बना दिए स्कूलों पे। आपने फीस एक्ट भी बना दिया, पेरेंट्स एसोसिएशन की और स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी भी बना दी। आपने स्कूल के अंदर बुक्स बेचना भी बंद करवा दिया, आपने शूज बेचना भी बंद करा दिया, सारे नियम कायदे आपने लगा दिए। पर कोई स्कूल मान क्यों नहीं रहा, इसके बारे में क्या करेंगे आप? अभी तक आपने जो भी कायदे कानून बनाए, पेरेंट्स अभी भी लूट रहा है। स्कूलों में वैसे ही बुक्स बेची जा रही है, प्रिंट कुछ आ रहा है, उन पर प्रिंट करवाया कुछ जा रहा है, शूज लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, आपको रोज फीस बढ़ाई जा रही है और यहाँ तक कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे साधारण कागज के लिए भी पेरेंट्स को किस तरह परेशान किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप ठीक है, आप नियम कायदे बना देते हो, बल्कि वो एक भ्रम की स्थिति बन गई। पेरेंट्स सोचता है कि मेरा ये राइट्स है, मुझे ये राइट्स लेना है और स्कूल वो राइट्स देना नहीं चाहता। तो बल्कि पेरेंट्स और स्कूल मैनेज के बीच में एक बड़े झगड़े की वजह बन रही है नियम कायदे कानून। या तो पेरेंट्स ये सोच ले कि सरकार कुछ चाहती नहीं है तो जैसा स्कूल कर रहे हैं वैसा हमको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब सरकार नियम बना रही है, सरकार बाकायदा उनको लागू करने के लिए अधिकारी नियुक्त करी, उसके बावजूद कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा। ठीक है सर, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? और जैसा कि अभी कांवड़ साहब ने कहा कि नियम जरूर बना रही है लेकिन नियमों को स्कूलें मान नहीं रही हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस रही हो, और मैं भी इस इतिहास से अवगत हूँ, आप भी हूँ, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मगर स्कूलों की लूट लगातार जारी रही है। और उस लूट का मेन कारण यह है कि कानून चाहे आप कैसा भी बना दो, उस कानून को मजबूती से फॉलो करने में इनको बहुत दिक्कतें आती है। कारण क्या है, स्कूल प्रबंधन में अधिकतर वही लोग बैठे हुए हैं जो कि उस सरकार की सियासत में अपनी हलचल रखते हैं। चूंकि मैं वकील हूँ, अनिल चतुर्वेदी एडवोकेट मेरा नाम है जी, और वकालत के पेशे से मैं 20 साल से अवगत हूँ। और ऐसे कई अनेकों मामले, सोमानी जी भी जानते हैं, ऐसे अनेकों मामले हमारे पास आते रहते हैं। और हमने देखा है कि स्कूल प्रशासन की जब सरकार में दखल होगी तो वो फैसले चाहे कितने ही मजबूत बना दें आप, लेकिन उनको कड़ाई से पालन नहीं कर पा रहे। अनिल जी, किन मदों के अंदर आपको लगता है कि ये अनावश्यक मद हैं जिनके अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पैसे जो है वो पेरेंट्स से वसूलते हैं? देखिए, सोफिया स्कूल का जो मामला था, फिलहाल आपने देखा होगा, मैं खुद था वहाँ पे मौजूद,
और वहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी से मेरी खुद की पर्सनल बात हुई। यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल के दो तीन सदस्य और भी बैठे हैं, यहाँ सुनील शर्मा जी बैठे हुए हैं, यहाँ फूलवाल जी बैठे हुए हैं, तो मैं वहाँ मौजूद था, मैं मिल के आया उनसे, तो उनके हौसले इतने बुलंद थे, वो मान ही नहीं रहे किसी बात को जी, वो समझ ही नहीं रहे। उन्होंने अच्छा कारण ऐसा यथोचित कारण बताया कि आपको सुनकर हंसी आएगी। मैंने कहा मैडम आप इसको इंक्रीज आपने इतना कर दिया है, इसको हर साल आप फीस जो बढ़ाते हैं, आपने कहा कि हम 10% 9 से लेकर 10% हर साल इंक्रीज करते हैं, क्यों सुनील जी सही बोल रहा हूँ मैं? और उसके बाद है ना इस साल हमने 14 से 15% उनके आधार पर 14 से 15% स्कूल फीस हमने इंक्रीज की है, हमारे आधार पर 20 से लेकर 80% इंक्रीज हुई है, तो उसका क्या कारण है? तो उनका जवाब इतना हास्यास्पद था, उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि इस बार 7वां वेतन आयोग चालू हो गया, लागू हो गया है, लोगों की पे कैपेसिटी, पे स्केल बढ़ गया। सोमानी जी ताजुब करूंगा इस बात पर, क्या आपके स्कूल में 100% लोग सरकारी कर्मचारी हैं? ठीक है, आप तय करेंगे, ठीक है, कैसे तय कर पाएंगे? ठीक है अर्चना जी, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि चाहे सरकारें बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, सहानुभूति जरूर दी जाती है, पेरेंट्स के साथ खड़ा भी हुआ जाता है, लेकिन नियम और कानून के नाम पर उन स्कूलों के खिलाफ किया कुछ भी नहीं जाता। देखिए ऐसा नहीं आसिफ भाई, 2013 में जो हम एक्ट लेकर आए थे, हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं भी एक अभिभावक की भूमिका में ही हूँ आज यहाँ पर, और जब हम एक्ट लेकर के आए थे तो उसमें हालांकि न्यायालय के निर्देश पर ही एक कमेटी का गठन किया गया था, जस्टिस शिव कुमार शर्मा की कमेटी, और उसके माध्यम से 9,000 स्कूलों की फीस को कंट्रोल करके और उसको लागू करवाने का काम किया। और वो एक्ट भी ऐसा था जिसमें कि ऐसे प्रावधान थे कि यदि कोई उसको ब्रीच करता है तो उसको पेनल्टी के साथ सजा का प्रावधान भी था। लेकिन अब ये लोग आए, इन्होंने उस एक्ट को परिवर्तित किया, कहा कि तमिलनाडु महाराष्ट्र पैटर्न होगा, और उसके लिए बहुत सारे काम किए और एक्ट भी लेकर के आ गए। लेकिन उस एक्ट की सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई कि एक तरफ यदि देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह से हुआ कि स्कूल के स्तर पर फीस निर्धारित करने की कमेटियों का गठन कर दिया गया। अब उसमें जो होता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी शो कर दिया, और ऐसा फौरी तौर पर वो लगा कि वो एक्ट ऐसा है जिसके माध्यम से सबकी वॉइस वहां पर होगी, लेकिन हुआ उसके विपरीत। और सबसे दुविधाजनक बात ये हो गई कि आज जो जितने पावर्स उस एक्ट के माध्यम से दिए गए, उनमें जिस तरह का प्रोविजंस किए गए, उससे अब अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो लूजर है वो आज अभिभावक है। उसके पास अब रिकॉर्ड्स नहीं है कि कैसे स्कूल का जो ये एक तरह की तानाशाही है उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी इतना सारा अनरेस्ट हुआ, पेरेंट्स के साथ मिलकर हम लोगों ने भी एजिटेशन किया, दबाव बनाए, और हर स्कूल पर हर तरीके के, जैसे कि अभी चतुर्वेदी जी बता रहे थे, किसी स्कूल ने 14% तो किसी ने 48-50% तक इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन हौसले कितने बुलंद है कि वो ये कहते हैं कि साहब ये आपके परव्यू का मामला नहीं, सरकार का, सरकार को चुनौती दे दी उन्होंने, अधिकारी के नोटिस के खिलाफ वो बोलने लगे। और एक जो स्कूल है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश है, उसने तो यहाँ तक कहा कि हमें जिसने हमको बुलाया है उसके पास हम नहीं, हमारा प्रतिनिधि और वकील जाएगा, और वहां जाकर के डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने के स्थान पर कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन सरकार के स्तर पर हमें जानकारी मिली कोई एनओसी कैंसिल करने का मामला हुआ है। अब एनओसी कैंसिल होगी और उसके ऊपर कोर्ट से स्टे भी आ गया है, तो ऐसे में ये दुविधा लंबी खिंचती जाएगी, इससे राहत पेरेंट्स को नहीं मिल पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो स्कूल्स जो थ्रो अवे प्राइजेस में आते हैं और जमीनें खरीद लेते हैं, सरकार को बाध्य करते हैं, और शिक्षा के नाम पर की चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके आधार पर बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं, उनकी मॉरल बाउंड ड्यूटी भी होनी चाहिए कि वो ऐसा किसी तरह का शोषण अभिभावकों का आर्थिक रूप से करते हैं तो उनका बहिष्कार भी होना चाहिए, एनओसी कैंसिल होनी चाहिए, एफिलिएशन कैंसिल होना चाहिए। लेकिन देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान किसको का, उस बच्चे को जो स्कूल में पढ़ता है। तो इसलिए आवश्यक है कि सरकार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, क्योंकि मेरा ये मानना है, देखिए सरकारें हमारी भी रही हैं, हम भी जनता के बीच में काम करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि जो रिफॉर्म के लिए रिफ्लेक्सेस ब्यूरोक्रेसी में होने चाहिए वो इसका नितांत अभाव देखने को मिल रहा है। यदि ब्यूरोक्रेसी चाहे तो इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पर इतनी स्ट्रिक्ट शुरू से ही हो जाए ताकि ऐसे जो काम करते हैं स्कूल उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके। इस चीज पर हम सबको सोमानी जी, पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं है, कहने को नियम है, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि नियम खासे बनाए गए हैं और सरकार के ऑब्जर्वेशन में है। अब आप ये बताइए विकास सोमानी जी, बतौर वकील होते हुए, कि फीस एक्ट के तहत अगर ये स्कूलें इन नियमों का उल्लंघन करती हैं तो क्या कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, किन धाराओं में होनी चाहिए और कब होगी? देखिए आसिफ भाई, जो बात कही अर्चना जी की बात से भी मैं सहमत हूँ बहुत हद तक कि इनका इम्प्लीमेंट प्रशासन के स्तर पे किस तरह से हो। 2013 में जो एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का कोई प्रभाव नहीं हो पाया। उसके बाद 2016 में 8 फरवरी को
एक नया विधेयक बनाया गया, उसमें ये जो GSR एक्ट है शिक्षा का, उसमें ये दिया गया और तीसरे बिंदु में लिखा गया कि मनमानी फीस या फीस प्रतिशत उस पर एक नियंत्रण रखा जाए। उसके बाद आप देखें कि जब किसी भी विद्यालय को या किसी भी शिक्षण संस्थान को जमीन आवंटन करना होता है तब तो सरकार के पास वो आ जाते हैं और अनुदान के रूप में जमीन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से शिक्षा में वो बच्चों की फीस को बढ़ाते जाते हैं तो ये एक ऐसी जगह आ जाता है कि जहाँ पर सरकार को अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए एक ऐसा नियम हो, ऐसा कानून हो जो कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था सोमानी जी कानून बनने का इंतजार करेंगे या कोई कानून बन चुका है? 2016 में कानून बन चुका है और कानून का इम्प्लीमेंट में आप देखें पहली बार बड़ी बड़ी विद्यालयों को जहाँ 4 से 5 हजार विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और आप पहली बार आप देखेंगे कि जिस तरह से 26 अप्रैल और उसके बाद 30 अप्रैल पर विद्या आश्रम स्कूल को दिया गया और उसमें स्पष्ट कहा गया कि मनमाने तरीके से जो फीस बढ़ाई गई उसके लिए NOC को निरस्त करने के लिए, जिससे CBSE की मान्यता पर भी खतरा उत्पन्न हुआ। हालांकि अभी जो हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है उस आदेश में ये है कि राज्य सरकार को नोटिस इशू किए हैं कि इन कारणों को देखने के लिए। बाकी इसमें मूल जो स्थिति है कि बच्चों की शिक्षा पर जो सीधा सीधा प्रभाव आ रहा है और जिस तरह से अभिभावकों को फीस देने के लिए एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को 6 महीने में निर्णय करना था, वो निर्णय अभी कोई भी प्रभावशाली रूप से नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे आसिफ भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा विभाग जहां पर कोई इस प्रकार का प्रभाव और उनके पास संसाधन या इस प्रकार के पावर मौजूद नहीं होते कि वो एक बहुत बड़े जो संस्थान है जिन पे लंबा चौड़ा उनका है और 4-5 हजार विद्यार्थी से पढ़ रहे हैं, वहां जाके वो बिना परमिशन के, बिना गार्ड को के अंदर घुस जाएं और अपनी कार्रवाई को या अपने सर्कुलर को या अपने नोटिस को या अपने ऑर्डर को वहां दे सकें और सीधी सीधे कार्रवाई कर सकें। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस और उनकी मनमानी को लेकर हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं। आप जो है वो विद्याश्रम की बात कर रहे थे, एक बार जरा सा उनको दीजिए और आप बताइए किन मदों के अंदर पैसा वसूला जा रहा है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना, क्योंकि उसका 80% पैसा जो है वो स्कूल में ही जा रहा है। डेवलपमेंट फी के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और हम पेरेंट्स जो अभिभावक हैं हम यही चाहते हैं कि जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस ली जाए, लेकिन अभी तक वो फीस वापस नहीं ली गई और अब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग क्या करें। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट यदि राजस्थान में खुलता है बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई खोल नहीं सकता और सरकार का किसी तरह का कोई उन पर फोर्स नहीं हो, ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट की फ़ीस फिक्स है, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की फ़ीस फिक्स है, नर्सिंग कॉलेज में फिक्स है, फार्मेसी कॉलेज में फिक्स है, BEd कॉलेज में फिक्स है, MAd कॉलेज में फिक्स है। तो सिस्टम वही, सरकार वही, ऑफिसर्स वही, तो क्या कारण है कि हम जो प्राइमरी, मिडिल और सीनियर स्कूल हैं उनकी फ़ीस को हम फिक्स नहीं कर सकते? मेरे सलाह में तो ये होना चाहिए कि आप हर स्टैंडर्ड की फ़ीस सरकार फिक्स करे और पेरेंट्स वो फीस टाइम पे देता रहें। डॉक्टर ललित शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हमारे साथ हैं। ललित जी, आपने पेरेंट्स को भी सुना, पॉलिटिशियंस को भी सुना। सरकार का कहना है कि नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है, पेरेंट्स का कहना है कि कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक फीस वैसे ही बढ़ी हुई है और उन्हें अभी लगातार जो है वो विरोध करना पड़ रहा है, लेकिन स्कूल जो है वो सुन नहीं रहे। क्यों ऐसी मनमानी जो है वो चल रही है और इसके पीछे कौन सी पॉलिसीज जिम्मेदार हैं? क्या सरकारी स्कूलों के अंदर हम इस स्तर का अध्ययन या एजुकेशन नहीं दे सकते जिसके चलते इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो खत्म हो जाए? नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सरकारी स्कूलों में भी वो सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रश्न यहाँ ये है कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की और खास करके स्कूल क्षेत्र में, तो पेरेंट इस चीज़ को लेकर बड़ा पॉजिटिव होता है कि वो अपने बच्चों को सुविधाएं आदि देखकर हर जगह भेजने को तैयार होता है और कई जगहों पर वो पैमाना जो है वो फीस निर्धारण जो है वो अपने आप में एक पैमाना बन के सामने आता है, जिसको हम सोशल स्टेटस के रूप में जानते हैं। सवाल ये भी है, मैं चतुर्वेदी जी से सहमत हूँ कि मैं खुद उस स्कूल में, मेरी दोनों डॉटर्स वहीं पढ़ती हैं और मैं जो फीस कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ और अनफॉर्चुनेटली जब ये मीटिंग हुई थी तो मैं उस दिन यहाँ था नहीं, मैं बनसली में ही था तो पहुँच नहीं पाया वहाँ। तो जब उनसे बात करते हैं, जो मुझे सूचना मिली उसमें था कि आमतौर पर यह निर्धारित होता है कि कितनी फ़ीस उनको बढ़ाई जानी है या कितनी फ़ीस वो बढ़ाएंगे और सुविधाएं आदि जो है उसके बारे में एक थोड़ा सा बस एक जनरल वाचन वो कर देते हैं कि भाई ये सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई, जैसे अभी उन्होंने बच्चों को एक सर्कुलर दिया है कि सुविधाओं के नाम पर और 7वें वेतन आयोग के नाम पर
जो चतुर्वेदी साहब ने कहा कि भाई वो उनका जब ये लोग मिले तो बड़ा हास्यास्पद दृश्य था कि भाई उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग की वजह से जो पेइंग कैपेसिटी है पेरेंट्स की वो बढ़ गई है, तो हम जो है उनसे ले रहे हैं। पर सवाल है कि शायद उन्होंने जो सर्कुलर नोटिस या सर्कुलर बच्चों को इशू किया था पेरेंट्स को देने के लिए, उसके अनुसार उसकी भाषा ये कहती है कि चूंकि 7वें वेतन आयोग के लिए उनको टीचर्स को 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग सैलरी देनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बढ़ाया। पर सवाल यह है कि ये तो इस बार की बात थी कि वेतन आयोग तो 10 साल में एक्टिव होता है, पिछले 9 सालों में वेतन आयोग कहाँ था? 2016 के 6 के बाद से लेके और 17 तक वेतन आयोग का कोई रोल नहीं था, तो भी फीस क्यों बढ़ रही थी 10%, जब तो नहीं देना था। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री साहब। देखिए, बड़ा अफसोस के साथ बात शुरू करनी पड़ रही है कि यहाँ पर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन इस आधार पर फीस बढ़ाने की बात कर रहा है कि वेतनमान बढ़ गए हैं। आप ये सोचिए, एजुकेशन वेतनमानों के आधार पर नहीं तय होते, एजुकेशन तय होती है अफोर्डेबिलिटी, हर सामान्य व्यक्ति को, साधारण परिवार को, आम आदमी को एजुकेशन मिल सके, इसके आधार पर एजुकेशन की फीस और उसका बर्डन तय होता है। आप ये देखिए कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार की पॉलिसी क्या है एजुकेशन के मामले में। आपको पता है कि पिछले दिनों 4 सरकारी कॉलेज को निजीकरण का अनाउंसमेंट हुआ है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में देने के बारे में चर्चा चल रही है। ये पॉलिसी ही असल में प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को देने की है। इसका कारण यह है कि इससे 2 तरह के बेनिफिट लेती है सरकार। एक तो लूट खसोट करने वाले जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनसे डोनेशंस मिलते हैं इन सरकारों को। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी समेत कांग्रेस को भी शामिल करता हूं। कांग्रेस के रिजीम में भी ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चला है। और जो ये मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन अच्छी नहीं हो सकती, ये गलतफहमी का शिकार हैं। ये एजुकेशन माफिया के इन्फ्लुएंस का शिकार हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट ने यह साबित करके दिखाया है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बेहतर एजुकेशन है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि कानून है, लेकिन सरकार की मंशा उस कानून को लागू करने की नहीं है। अगर होती तो दिल्ली सरकार की तरह से होती कि एक आदेश के तहत 531 स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई फीस वापस करनी पड़ी। जिन स्कूलों ने मीन मेक किया उनका बाकायदा अखबारों के अंदर उनका ऐड छापा गया कि ये स्कूल हैं जिनके फीस वापस होनी है, और वो एक एक पैसा पेरेंट्स के अकाउंट्स में वापस गया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ईमानदारी से पेरेंट्स के साथ देना चाहती है तो एक विद्याश्रम नहीं, सैकड़ों विद्याश्रम है जो इस तरह से वसूली कर रहे हैं। इन लोगों को ये वापस करना चाहिए और तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक जी, मंशा नहीं है, साफ कहना है कि मंशा नहीं है। अगर सरकार ठान ले तो ये बढ़ी हुई फीस ना केवल एक दिन में वापस हो जाएगी, बल्कि जो फीस वसूली गई है वो भी वापस पेरेंट्स को चली जाएगी। देखो, सबसे पहले जो एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था, 2013 में जो एक्ट लेके आए उस एक्ट में व्यवहारिकता में कुछ कमियां थी, उसको देखते हुए 2016 के अंदर लेके आए, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया 2017 के 1 जुलाई को। जहां तक ये कमेटी की बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कमेटी की। 5 अभिभावकों का सम्मिलित किया गया है, स्कूलों में भी 5 अभिभावकों की हो। समस्या यहाँ आ रही है कि 25,000 तक लगभग स्कूलें हैं, उन्होंने अपना ये सब कुछ कमेटियां बना चुकी है, अपने पोर्टल पर जारी कर दिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना कर दी है। बाकी 7,000 स्कूलें थी ऐसी थी जिन्होंने अपना इस प्रकार का उन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं किया, उनको नोटिस दिए गए साहब आपने बनाया नहीं बनाया। वो जो स्कूलें हैं उसमें अधिकांश ने वो उनकी रिप्लाई आ चुकी है, ऐसा हमने बना चुके हैं, कुछ है उनकी बाकी है। बाकी स्कूलें ऐसी स्कूलें हैं जो बड़ी स्तर के ऊपर है, बड़े जिलों के अंदर स्थित हुई है। उन स्कूलों की है जो कमेटियां तो बना दी गई है, लेकिन कमेटियों को जो रूल्स का जो फॉलो करना चाहिए उन फॉलो नहीं किया गया। जैसे 5 की समस्या है, 5 वाली वो समस्या उनके अंदर पेरेंट्स नहीं ये मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। जहां तक आप कह रहे हैं कि साहब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, दिल्ली गवर्नमेंट में है जो पहले से चली आ रही इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं। जहां तक राजस्थान में मैं आपको बताना चाहूँ, राजस्थान के अंदर मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम की आपकी स्थापना करनी चाहिए, उसके 4 फेज किए हैं। फर्स्ट फेज में 71 है, सेकंड फेज में 63 है और थर्ड फेज में 52 और फोर्थ फेज में 52 है। मतलब इंग्लिश मीडियम का जो आज जो मैकेनिज्म जो हो रहा है वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं, इसलिए ये एक बात आ रही है, बाकी आपकी दिल्ली की नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ आज सरकारी आप आंकड़े कहेंगे
सरकारी आंकड़ों के अंदर 16,000 आपके 16 लाख नामांकन जो बढ़े हैं स्कूलों के अंदर, मतलब सरकारी शिक्षा अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम। आपको हिंदी मीडियम मैं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में भी अच्छी एजुकेशन होती है, हिंदी मीडियम में अच्छी है, हिंदी इसलिए बढ़े हैं। हिंदी मीडियम में IAS तक अधिकारी तक बहुत अच्छे से सिलेक्शन होते हैं, मीडियम का इश्यू नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिए गए। नारायण जी, आपने शिक्षा के व्यापार पे काफी कुछ लिखा है आज तक, और आपने ये दोनों तरफ की बहस सुनी। नियम है, कायदे हैं, सब कुछ है, और कानून भी बनाया गया है। पेरेंट्स की शिकायत अभी भी बनी हुई है, और सारा जो मामला है वो नियमों में उलझकर रह गया है। पेरेंट्स यथावत हैं, और इस डर से कई पेरेंट्स तो सामने भी नहीं आ पाते, कह भी नहीं पाते कि उनके बच्चों को जो है स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऊंची फीस, कागज कलम दवात, मेरी गरीब आंखों में एक स्कूल चुभ गया। या मैं ये कहूँ कि चांद भूख का चेहरा लेके चांद से बच्चे घूमते हैं गलियों में गुब्बारे बेचते हुए। आप देखिए, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, 10 करोड़ बच्चे स्कूलों की देहरी नहीं चढ़ पाते हैं, और ये नीति की राजनीति है कि वो सरकारी स्कूलों को इन्फीरियर रखना चाहते हैं, ख़राब रखना चाहते हैं। मैं आपकी इस मजलिस में पूछता हूँ कि जिन स्कूलों में लाल बहादुर शास्त्री आए हों, चंद्रशेखर भारत के PM आए हो, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़ के आए हो, क्या वो सरकारी स्कूलें इकारत की पात्र है? सारे नेताओं के बच्चे जो सक्षम है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके हाथ में विदेशी घड़ी राडो होती है, फैब का कुर्ता होता है, उनके पाँव में विदेशी जूता होता है, और पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। विदेश की डिग्री चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंसी देसी चाहिए। ये भेद जानबूझ के पैदा किया हुआ है सरकारी स्कूलों का, और प्राइवेट को छूट दे रखी है। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसने संसार को पहला विश्वविद्यालय दिया, जिसने एक नारा दिया कि विद्या का दान सर्वोत्तम है, लेकिन आज के नीति नियंता कहते हैं विद्या का दाम सर्वोत्तम है। आप सोचिए, भारत में अनेक स्थानों पे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। पिछले साल गाजियाबाद में प्रियांशी, एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको अपमानित किया गया, वो फीस नहीं दे पाई थी। ऐसे ही कानपुर में एक ट्रक ड्राइवर की बच्ची ने चुनरी से खुदकुशी कर ली क्योंकि उसका पिता फीस नहीं दे पाया था। कितने बच्चों पे प्रभाव डाल रहे हो आप फीस का? क्या भारत में शिक्षा तिजारत होनी चाहिए? क्या व्यापार होना चाहिए? आप जानबूझ के संरक्षण दे रहे हैं। सरकार की न तो इच्छा है न इच्छा शक्ति है, क्योंकि अब जो नया क्षेत्र पैदा हुआ है पैसा कमाने का, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी स्कूल खोल रहे हैं या स्कूलों को अपनी पनाह दे रहे हैं। आप क्यों सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं करते हो? 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और सरकार को हिदायत दी कि सारे सरकारी अफसरों के, नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ऐसा आदेश भारत की संसद से आना चाहिए था, विधानसभा से आना चाहिए था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया और सारी पार्टियां उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि इनको प्राइवेट से फायदा है। सरकारी स्कूलों में अधिकार की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, ऊंच नीच के खिलाफ माहौल बनता है, इसलिए सरकारी स्कूलों को पसंद नहीं किया जाता है। रेणु शेखावत हमारे साथ हैं, प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टर हैं। रेणु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और फीस एक्ट के खिलाफ जाकर प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मर्जी से पैसे बढ़ा देते हैं। मिडिल क्लास जो परिवार है वो देने में सक्षम नहीं है। दलील ये दी जाती है कि 7वां वेतन आयोग लागू हो गया तो हम फीस भी ज्यादा लेंगे। क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके, पैरामीटर्स क्या हैं, किस स्तर पर जो है वो आप फीस बढ़ाते हैं? सर, मेरा स्कूल बहुत पुराना नहीं है, मैं सिर्फ 5 साल से इस एजुकेशन बिजनेस में हूँ। जैसा सब लोग कह रहे हैं कि बिजनेस, तो मैं आपको व्यापार का कंडीशन बताती हूँ कि एजुकेशन बिजनेस के क्या हालात है। आज 5 साल हो गए मैं जिस व्यापार में, जो कांग्रेस, आप, बीजेपी बैठे हैं, आप हमारी भी व्यथा सुनिए। 5 साल हो गए, रूरल एरिया के अंदर में एक स्कूल नहीं है जो CBSE बोर्ड मान्यता प्राप्त है। उस एरिया के अंदर में से, बिकॉज वो मेरा ननिहाल का एरिया आता है, आज मेरे को 6ठा साल चालू हुआ है आशीष भाई, और मैं आपको बता रही हूँ हर महीने हमारे घर से 2 से 3 लाख रुपए लग रहे हैं हम बेसिक एजुकेशन के लिए। जो सरकारी अफसर, चाहे बीजेपी के गवर्नमेंट में हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो, मैंने दोनों गवर्नमेंट्स देखी हैं इन पिछले 5-6 सालों में, आते हैं वो जो NOC जिस माध्यम से हमें देते हैं, वो खुद उस मान्यता को जो हमें देते हैं, जो कंडीशंस देखते हैं, इतने कंप्यूटर्स, इतनी फील्ड, 600 स्क्वायर फीट का एक कमरा जिसमें 20 बच्चे पढ़ने चाहिए। आप एक सरकारी स्कूल बताइए जिसमें ये हो। आप उसके बाद कहते हैं 600 स्क्वायर फीट का कमरा बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालिए, उसमें 20 बच्चों को पढ़ाने की कॉस्ट निकालिए, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कॉस्ट निकालिए। मैं एक्चुअली मेरी मंशा अलग थी, मगर आप मानिए किसी का तो बिजनेस भी है। आपको क्यों अपने बिजनेस, अपने स्कूल के बच्चे को SMS स्कूल में डालना है? क्यों आपके बच्चे को आपको विद्याश्रम में पढ़ाना है? क्यों आप MGD में पढ़ाना चाहते हो?
और आप इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो फिर आप एक ऐसी स्कूल ढूंढते हैं, बिकॉज वो बच्चा नहीं बोलता, आपकी खुद की मानसिकता बोलती है कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा हूं जहां मेरी ईगो सेटिस्फाई होती है। फिर आप क्यों रोते हैं कि साथ 10,000 की किताबें हैं? क्यों आपको पता नहीं है डे 1 पे फीस स्ट्रक्चर आपको मिलता है? ये है सब बड़ी जो स्कूलें हैं सबकी आपकी 3 साल के अंदर में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। विद्या आश्रम का मुझे नहीं पता, कोई भी स्कूल आज की तारीख में इतना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद में किसी भी सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहेगा, मैं मेरा व्यक्त कर रही हूँ। और दूसरा सर आप ये भी माने जैसे कई स्कूल्स हैं जो डोनेशंस पे हैं या हमारा एमजीडी हैं जिन एरियाज में हैं, आज मानिए ये ट्रस्ट कहता है हम तो स्कूल नहीं चलाएंगे साहब, स्कूल को बंद कर देते हैं और बंद करके आप उस वैल्यूएशन निकालिए उस जगह की, उस जगह पे वो लोग क्या कमा सकते हैं आप वो भी देखिए, वो पर्सपेक्टिव कभी कोई नहीं देखता है। और मैं ये बिल्कुल इस बीच से आधार हूँ, आप क्यों सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाते हैं? इतनी जमीन है सरकारी स्कूलों के पास में कि हमारे बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं, हमारे पास इतनी जमीन हम अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे उनके पास में कोई ग्राउंड्स नहीं है, कुछ नहीं है कि एक नंबर 2 नोडल ऑफिसर का सरकारी स्कूल का हमारे बिल्कुल स्कूल के अड़ा के जहाँ मेरे पहले रेंट पे स्कूल चलती थी हम इस्तेमाल करते हैं सर, टेबल कुर्सियां हमने लगाई, भामाशाह के अंदर में बोर्ड्स हमने लगाए, उन टीचर्स को तनख्वाह हमसे ज्यादा मिलती है, उनको सरकारी ऑफिसर्स को तनख्वाह कम नहीं मिलती है, वो आते हैं फिर उनको आप अलग अलग चीजों में, आज आप ब्लड डोनेशन कैंप में लगा दिया, आज आपने वहां लगा दिया, उन टीचर्स को आप पूछे कितने दिन पढ़ाते हैं उन बच्चों को? आप कहना ये चाह रही है कि जो इन्वेस्टमेंट आपका होता है हाँ। वो इन्वेस्टमेंट आना भी जरूरी है। नहीं इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूँ उतना आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट हम रियली वो आप देखें और निकालें, मैं वो नहीं कह रही, पर मैं उन अभिभावकों को भी बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चे को एमजीडी में ही क्यों पढ़ाना चाह रहे हो साहब? आपके बगल में स्कूल है, पढ़ाइए, वहाँ 20,000 की स्कूल भी है। ठीक है सुनील जी, ले रही है। इसका जवाब आप दें पेरेंट्स वेलफेयर से। पहली बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, जिस तरह से आज बिजनेस शब्द यूज किया गया है। जब आप सोसाइटी बनाते हैं और संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें आप स्वयं एक कमेटी बना करके लिखते हैं कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट में हम संस्था रन करेंगे। आप ये प्रॉफिट के लिए आप स्कूल नहीं चलाते हैं। रही बात पेरेंट्स की, देश का हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दिलाना चाहता है। यदि सरकार सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं करे जहाँ अध्ययन का स्तर अच्छा हो, निश्चित रूप से सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हम लोग इस सरकारी स्कूलों में पढ़ें, यहाँ बैठे 90% सरकारी स्कूलों में पढ़ें। आज स्तर ही नहीं है तो बच्चे को भेज करके वहाँ क्या करेंगे? 5वीं क्लास तक ABCD भी नहीं सीखेगा। ठीक है अमरू बिश्नोई जी, अमरू बिश्नोई जी, दोनों तरफ की दलीलें आपने भी सुनी है, बच्चे आपके भी पढ़ते होंगे और ख्वाहिश आपकी भी होती होगी कि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के अंदर पढ़ें। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया वो ये आया कि हमारी सरकारी स्कूलों का मानक उस स्तर का नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस स्कूल के अंदर भेजें। नियमों में ढिलाई का मामला भी यहां पर सामने आया, नियमों की अवहेलना का मामला भी सामने आया। आप इस पर क्या अपना पक्ष रखना चाहती हैं बिश्नोई जी? देखिए, मैं अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की चाहत नहीं रखती हूँ। पहली बात तो मैं एक अभिभावक हूँ, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। और मैं खुद सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ। दोनों तरफ की बहस मैंने सुनी है। सरकारी स्कूलों के हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, ये मैं जान रही हूँ। चूंकि मैं एक गांव ढाणी देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी से आती हूँ और बहुत रूरल एरिया को मैं नज़दीक से फेस कर रही हूँ। पिछले 5-7 सालों में हमारे आसपास के सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक आए हैं, उनके बाद हमारी सरकारी स्कूलों का जो एक पढ़ाने का माध्यम है वो काफ़ी सुधरा है। और आम जनता की, मैं गांव ढाणियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं रूरल एरिया से आती हूँ, वहाँ लोगों की मानसिकता ये हुई है कि शिक्षा लेनी है तो बच्चा तो वही पढ़ेगा, चाहे सरकारी में पढ़ा लो चाहे प्राइवेट में पढ़ा लो। बच्चे की खुद की क्या एबिलिटी है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले या बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सब IAS RAS अधिकारी या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं क्या? आज आप देखिए लास्ट के IAS के RAS के रिजल्ट देखिए, अभी भी ज्यादा से ज्यादा अधिकारी वर्ग जो आ रहा है निकल के वो सरकारी स्कूलों से पास आउट निकल के आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि सरकारी स्कूलों का ढर्रा खराब है। मेंटलिटी अभिभावकों की भी कुछ हद तक जिम्मेदार है कि हम अपने बच्चों को हाई फाई स्कूल में डालना चाह रहे हैं, तो सब कुछ सरकारें नहीं करेगी, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। बालक जी संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक शिक्षा संस्थान बनाने का इरादा पंडित मदन मोहन मालवीय का भी था, एक सर सैयद का भी था। क्या हम उसी विरासत को आगे बढ़ाए जा रहे हैं? जी देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में? मेरा कहने का सिर्फ एक ही ये है कि असल में सरकार क्या चाहती है वो स्टेट में होता है।
मेरा मानना है कि राजस्थान में जो वर्तमान संकट है ये फीस ज़्यादा वसूली का, ये वर्तमान सरकार और इससे पहले जो सरकारें रही हैं उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है। उनकी वजह से ये प्राइवेट स्कूल जो है इस तरह से पेरेंट्स के सामने जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और इसमें सरकार अगर अपनी पॉलिसी को ठीक नहीं करेगी और निजीकरण की पॉलिसी को बंद नहीं करेगी तब तक ये पेरेंट्स का शोषण होता रहेगा। ठीक है सर, पीछे कोई पेरेंट्स हैं कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो हमें एक डिफरेंट एंगल से इस बात को देखना होगा। अभी जब हमने देखा एक जो स्कूल की जो एक ओनर है जो स्कूल चला रही हैं और एक अभिभावक जो हैं, कुल मिलाकर इस बहस जो ये अपने अंतिम चरण में है, जब वो आई तो जो हमारी जो दो प्रमुख पार्टियां जो चाहती हैं वही यहाँ पर भी हो रहा है। संक्षेप में अंत में होता यह है कि प्राइवेट स्कूल में के जो अभिभावक हैं वो और प्राइवेट स्कूल वाले आपस में लड़ते रह जाते हैं, लेकिन दोनों जो रूलिंग पार्टियां कांग्रेस बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूंगा ये कभी नहीं चाहेंगे कि स्कूल की फीस कम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि सरकारी स्कूल के हालात सुधरे। जवाब दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए। माननीय आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि 7.5 से 15% तक की सैलरी बढ़ाई जाए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग गैर सरकारी संस्थाओं की भी। उसके लिए वो हाई कोर्ट से गए अभिभावक और हाई कोर्ट से वो खारिज हुआ। और अनिल देव सिंह जो उनकी कमेटी एक जस्टिस की बनाई गई थी दिल्ली में, जब सबसे ज्यादा फीस बढ़ने का जो मामला उठा था वो सबसे पहले दिल्ली से उठा था। और जब हाई कोर्ट ने ये कहा अनिल सिंह जी की कमेटी में अनिल सिंह जी की जो सिफारिश थी उसकी मान्यता नहीं मानी गई, उस पर सरकार ने डायरेक्शन दिए और उसके बाद ये इस तरह का हुआ। आप बार बार सरकार पे लगाए, सरकार द्वारा शिक्षा में सबसे अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है कि हमने कमेटी बनाई, हमने फीस कमेटी बनाई, हमने फीस कम करने के लिए ये किया, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब आंदोलन होने के बाद क्यों होता है? आज अगर शिक्षा विभाग भी एक्टिव हुआ है तो वो भी प्रदर्शन करने के बाद क्यों होता है? ये हमारे प्रदर्शन करने के बाद होने लगा है कि कहीं फीस कम करने की बात हो रही है, कहीं शिक्षा विभाग कोई नोटिस देने की बात कर रहा है। हर चीज आंदोलन के बाद क्यों होती है? मैं सिंपल रूप से ये कहना चाहता हूँ कि हम वैसे ही कमा के और ये करके हमारी सैलरी हाइक साल में 8 या 10% नहीं होती और स्कूल वाले 50%, 20, 25% बढ़ा देते हैं। हम नियमों को नहीं जानते, हम एक सिंपल चीज जानते हैं कि कब निजी स्कूल और सरकारों की ये संगठित जो लूट है ये मटेगी। ठीक है सर। एक बच्चे को तिमाही माह की फीस 1 लाख रुपया मांगी गई जो वो नहीं जमा करा पाया, और उस बच्चा और बच्चे के मदर फादर आज तक के वहाँ जिला प्रशासन को सैकड़ों बार ज्ञापन दे चुके, परंतु उसके बावजूद आज तक उस बच्चे को वहाँ से टीसी तक नहीं दी जा रही है। 1 लाख रुपया आप फीस जमा कराइए, उसके कारण से मतलब टीसी तक नहीं दी जा रही है, तो आज वो भटक रहे हैं, जिला प्रशासन तक सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है सर, बैठिए। अनिल जी को दीजिए एक बार। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभिभावक आम जनता बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। सरकार बदल देंगे, ऐसा दल लाएंगे, ऐसी सरकार लाएंगे जो आम आदमी की हो, जो अभिभावक की हो, जो जनता की हो, जनता की परेशानी सुनती हो, और जिसका इन स्कूलों पर ही नहीं हर निजी संस्थान पर नियंत्रण हो, हर निजी संस्थान पर नियंत्रण हो, ऐसी सरकार लाएंगे। मैं किसी सरकार की पैरोकार नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी को और सरकारी स्कूलों पर भी नियंत्रण हो। हाँ, सरकारी स्कूलों पर भी नियंत्रण हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये विषय बदलाव का है। आम आदमी परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बात कि अब परिवर्तन का दौर है। ठीक है सर, ठीक है अनिल जी, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जब ये मालूम चला हम लोगों की ये इन्होंने 22% फीस बढ़ाई है, तो हम कुछ पेरेंट्स वहाँ पे स्कूल में गए और जाके हमने पूछा कि सर आपने ये जो फीस बढ़ाई है इसका मतलब बेसिस क्या है? तो उन्होंने एक ही बात कही, 7वां वेतन आयोग। तो हमने कहा सर ये जो कमेटी आपने बनवाई है, इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं, उनके नाम और नंबर दे दीजिए। आप विश्वास करो, नाम देने में उनको आधे घंटे लग गए और नंबर उन्होंने हमें दिया ही नहीं। बोला साहब नंबर तो हम देंगे ही नहीं, इसमें कौन कमेटी मेंबर है? तो आप ये बताइए कि क्या ये स्कूल की चालबाजी नहीं है? क्या उन्होंने मिली भगत करके 22% फीस नहीं बढ़ाई इन्होंने? ठीक है सर। देखिए, यहाँ जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, बहुत आसानी से आप कह देते हैं कि ये नेता जो है चोर है। हम खुद आपके लिए शिक्षा संकुल पर धरना देने गए और मैं हतप्रभ थी। वहां पर मैंने उनको राजनीतिक रूप से बंटते हुए देखा। कुछ पेरेंट्स को मैंने कहते हुए सुना कि हम भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे।
अरे आप अपना काम करवाना चाहते हो तो उस समय ये मत देखो कि हम राजनेता हैं या हम आपका मुद्दा उठाने की क्षमता रखते हैं। लीडरशिप होती इसीलिए है, विपक्ष होता इसीलिए। लेकिन मेरी एक बात और है, सत्ता के लोग बैठे हैं, बहुत आसानी से आप न जाने कौन सा पक्ष रख के और न्यायपालिका की दुहाई दे रहे थे। आप काला कानून ला सकते हो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, लेकिन आप इस जनता की जो मध्यम वर्गीय जनता है उसकी बात नहीं सुन सकते, उसके लिए रेगुलेशन नहीं ला सकते। आपने साहब, आप लीगल सेल को बिलोंग करते हो, आपने कहा पूर्ववर्ती शासन का नियम था, उसमें कुछ खामियां थी। गिनाते आप खामी, उसमें कोई खामी नहीं थी। उसे पेनलाइज करने का प्रावधान था, उसमें सजा देने का प्रावधान था। आपने सजा देने के प्रावधान को एलिमिनेट करके सरकार की शक्तियों को प्राइवेट बिजनेस करने वाली शिक्षण संस्थाओं को सुपुर्द करके और अभिभावकों के शोषण का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे मुझे सिर्फ इतना कहना है, काले कानून का ऑर्डिनेंस लाने वाले इनको राहत देने के लिए भी ऑर्डिनेंस लेकर के आए। समय देखिए मैं ये कह रहा हूँ अर्चना जी, बिल्कुल कहा। मेरे पास ऑर्डर भी है जो बेसिकली 26 तारीख का जो पेरेंट्स से लेके हाँ, ऑर्डर मेरे पास कॉपी है। दो चीजें बड़ी साफ सी हैं। सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि 2010 में जो है फीस कमेटी पहले निर्धारित हुई और 2018 चल रहा है। 2016 में जो है नया कानून आया जिसका एप्लीकेबल जो है 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबिलिटी है, जिसके बाद 2017-18 का पहला सेशन खत्म हुआ है, जिसके बाद अब आया है ना। और उसके बाद में पहली बार जो है आपने देखा कि स्कूलों पर कार्रवाई हुई है। 2010 के अंदर जब सबसे पहले जो है ये कमेटियां बनी, उसके बाद 2012 के अंदर जो है डीपीएस स्कूल जो है माननीय हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट के अंदर उस बढ़ी हुई फीस के अंदर ऑर्डर हुआ। उस ऑर्डर के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी ना तो जो है उस रिव्यू में गई और ना ही बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि ये भी जो आज जो केस है ये भी सुनिए ना 2 मिनट मैडम, 2 मिनट आ रहा हूं। और जो डीबी की पिटीशन है, मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार रिव्यू में भी जाएगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। और सरकार, मैं आपको पेरेंट्स को आश्वासन करता हूं सरकार की तरफ से, सरकार डीबी की रिव्यू में भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। और सरकार को यदि अध्यादेश जो बात कर रहे हैं, सरकार की जो अध्यादेश की बात कर रहे हैं, सरकार को यदि अध्यादेश लाना हुआ तो भी लाएगी। और सरकार 32,000 स्कूलों में, आप पार्टी 431 स्कूलों में राजनीति निकले, 32,000 स्कूलों में जो है फीस के नियमन कराए हैं। ये जो सरकार दोनों में जगह जाएगी, ये जो सरकार कह रही है, संक्षेप में सरकार की तरफ से जो पंकज जी ने दावा किया है, इसमें देखिए कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार की पॉलिसी दरअसल गवर्नमेंट बीजेपी की है। क्या गुजरात में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है? इन माननीय नेताओं से मैं सीधा क्वेश्चन आस्क करता हूं, गुजरात में पहली से 8वीं तक 20,000 15,000 इस तरह से मिडिल क्लास से लेकर तय किया, एमपी में तय किया, क्यों आपकी सरकार ने तय नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ कि अभिभावक बेचारा सड़कों पे आया? क्यों अभिभावकों को लूट के आप निजी स्कूलों को पनपा रहे हो? शायद मुझे लगता है कि जो वक्ता है इनको ध्यान नहीं है गुजरात का ध्यान नहीं है। गुजरात के अंदर जो है 6,000 स्कूलों के अंदर जो है फीस निर्धारण जो है वो सरकारी स्कूलों से भी कम है। यदि ये देखें तो सरकारी स्कूलें जो फीस तय करी है उनसे भी कम है, जिसको सेंट्रल स्कूल से नहीं ये जो कह रहे हैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आशीष साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राजस्थान में नहीं, आशीष साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सिचुएशन चल रही है अभिभावक और स्कूल्स और जो है ना सरकार के बीच में, ये राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पूरी चल रही है। और जितने भी हमारे जो पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री और जितने भी अधिकारी लोग हैं ना, ये एक एक थैली के चट्टी बट रहे हैं। जनता जो है ना पूरी तरह से परेशान है। हम लोग आते हैं आपके माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये शाम को वही काम करते हैं जो इनके मन में होता है। ठीक है नहीं लोकतंत्र में मैं आपके पास आऊँ, मैं पूरा लूंगा। अर्चना जी खत्म करें। हाँ मैं आ रहा हूँ, सुझाव में आ रहा हूँ। भाई बार बार आप कहते हो कि राजनेता एक थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन चयन तो हम ही करते हैं ना। चयन में एक मिनट पंकज जी गलत किया ना, इन्होंने इसे भुगत रहे, अब इनको सावचेत होना पड़ेगा। आप बार बार कह रहे हो कि साहब हम डीबी में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपकी तो सरकार का जाने का समय आ गया, क्योंकि सुनो, आप शांति से सुनना। नहीं आप पक्षधरी नहीं हो, आप 300 सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। आप जो सरकारी स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करने वाले हो। अरे प्राइवेटाइजेशन की बात की संपत्ति को निजी हाथों में दे करके और उन स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का शोषण करने वाले हो। मैं कह रहा हूँ आपने जो की है पीछे दे दीजिए उनको। आप संक्षेप मैडम पंकज जी यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आए हुए हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनका आश्वासन दे रहे हैं या हम लोग कुछ
उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक अभिभावक है जिन्होंने अपना इश्यू बताया, आप उसके ऊपर क्या गारंटी लेते हैं कि आप करके दिखा देंगे? आपके पास अभी तो 6 महीने हैं। 6 महीने तो है सरकार के। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। एक मिनट। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्कूल के ऊपर ये बोलते हैं कि अगर हम लोग जो स्कूलें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो बच्चे का अगर कैरियर नहीं बनता है तो क्या कार्रवाई करते हैं आप लोग उसके ऊपर? सवाल हो गया। अगर पेट्रोल के दाम नियंत्रित कर सकते हैं तो स्कूलों के फीस के दाम क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरों का तीन सवाल है, इसीलिए एक बार आप आगे दे दीजिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए देश में जो है संविधान है और संविधान के अंदर 26 अप्रैल को पहला ऑर्डर हुआ, आज जो है दूसरा ऑर्डर हुआ। आज ऑर्डर की जो कॉपी है, आज के जो ऑर्डर की कॉपी है, सरकार ने पहली बार मेरे ख्याल में किस सरकार ने, सरकार आज ऑर्डर हुआ है, आज ऑर्डर की कॉपी लेकर के सरकार ने आज ही यह निर्णय किया कि हाँ हम इसमें रिव्यू में जाएंगे और इसके बाद जो है हम जाएंगे। नहीं देखिए मैं कह रहा हूं जब सरकार जब कोई स्कूल जब जो है नहीं कोई स्कूल यदि माननीय कोर्ट के सामने चला गया, नहीं आपके कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं क्या यहाँ बैठ करके? माननीय जब हाई कोर्ट के डबल बेंच का डिसीजन है, जब आज का डिसीजन है, तो उसके अगेंस्ट में सरकार के पास चारा क्या है? सरकार के पास खाली चारा ये है कि सरकार जो है उस रिव्यू में भी जाएगी और सरकार जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी और सरकार को यदि अध्यादेश लाने हुए तो भी जाएगी। राइट टू एजुकेशन आपने कर दिया, अरे आप एजुकेशन फ्री क्यों नहीं कर देते इस माताफोड़ी को रोकने के लिए? मैं बताता हूँ, आप उसके पास उसका तरीका है। जयपुर का जो मेरा सर्वे है वो बताता हूँ आपको, 20 बड़े स्कूलों के निजी स्कूलों में जो प्रबंधन है ना वो बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के लीडर्स के पास है। आपको पता है, ये मेरा सर्वे है, मैं रिपोर्ट दूंगा आपको। पहले मेरी बात दो तीन के नाम बता दो, ओपन नहीं कर दो ना। जब बीजेपी कांग्रेस आप ओपन नहीं कर दिए, चोर है आप, तो मैं उनकी ओपन नहीं कर दी, इसमें क्यों झूठ बोल रहे हो? दूसरी बात ओपन करिए तो सामने आइए, आइए ना ओपन करिए, मैं नहीं कह रहा, पता तो चले दूसरी बात को चुनना है नहीं चुनना। अब दूसरी बात आपने देखो, आप पीछे आवाज आ रही है। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे चौथा दल आ जाए, लेकिन आप एजुकेशन को फ्री क्यों नहीं करते? इसका फंडा है। आप इस फंडे में जाओगे, एजुकेशन की वैल्यू को पहचानोगे। आपने बिजनेस पीछे बोले इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या है? प्रॉपर्टी खरीदी जो आज लगा दिया, 10 साल बाद बढ़ा लिया। इन्वेस्टमेंट शब्द जहां आ गया, जब बिजनेस शब्द आ गया, सुनील जी ने भी कही, अभी पीछे उन्होंने बोली, आप इन्वेस्टमेंट शब्द। अब आपका प्लीज सर, अब इनको जरा जवाब दे दे। साहब अमेरिका में एजुकेशन फ्री है जी, यूएस में एजुकेशन एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री है साहब। आप जिस एरिया में जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं आप उस एरिया में रहेंगे, उस एरिया में रहने का उतना टैक्स देंगे। आप जिस एरिया में जैसी फैसिलिटी आपके बच्चे को देना चाहते हैं, जिस स्कूल को जिस एरिया में, तो उतना टैक्स भी दें। आप ये चाह रहे हैं तो आप ये करें। ये सारा आप स्कूल के हमारे ऊपर ही क्यों मोत रहे हैं सर? अगर सब कुछ, अगर हम इतने गलत होते, सुनिए सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक स्टैटिस्टिक्स 25% ऑफ द स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के 25% लोगों के पास 40% बच्चे हैं इस देश के, ये आंकड़े हैं। दूसरे जितने IITians, IIMs और जितने भी आपके इंजीनियरिंग बच्चे हैं वो क्यों नहीं निकल रहे सरकारी स्कूलों से? वो पूछो ना सरकार से यार। सर लास्ट सजेशन आपका सर, प्लीज लास्ट नोट। नहीं, इसका मतलब तो इसका मतलब अभी जैसा चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, नाले में मंत्रियों के स्कूल खुले हैं तो नाले में तो पेरेंट को और पैसा देना चाहिए कि नाले के स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो उनके घर पे पैसे भेजो। क्यों नहीं भेजेगी सरकार? भाई आप कंपनसेट करो, हाँ नाले के स्कूलों के लिए पैसा दो। अरे जिन स्कूलों में 15-15, 20-20 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है, उनको तो पकड़ के सीधा करो। ठीक है, और मैं ललित जी, मनीष जी को दे, पंकज जी को दे दीजिए एक बार। पंकज जी एक जरा सा माइक पंकज सर से बोलना मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैं एक चीज पंकज सर से बोलना चाहूंगा। आपने मंशा की बात करी, हमारा जो बजट है दिल्ली का, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा अपने एजुकेशन बजट पे खर्च करती है, सबसे ज्यादा 26%। और राजस्थान गवर्नमेंट सिर्फ 16% एजुकेशन पे खर्च करती है, जबकि पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। ठीक है, सवाल ठीक है एग्जैक्टली मैम 16%। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दिल्ली का यदि आप बजट देखेंगे तो दिल्ली का पिछली बार का जो बजट है, दिल्ली का जो सरप्लस था, सुनिए 2 मिनट सुनिए। अब हो गया, सवाल हो गया सर, खत्म हो गया, टाइम है। उन्होंने पेरेंट्स की SMC कमेटी बैठाई सर, जिस SMC कमेटी में हमारे पेरेंट्स भी हैं, 12,000 पेरेंट्स उस कमिटी में जो स्कूल को देखेंगे।
ठीक है ठीक है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमी के यदि बेस आप देखेंगे तो जिस तरीके का जो एरिया है, यदि राजस्थान का आप एरिया देखेंगे तो राजस्थान के एरिया के अलावा दिल्ली का एरिया देखेंगे और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन करेंगे तो दिल्ली के और राजस्थान की जो प्रॉपर्टीज के जो होंगे वो कम से कम 1000 ऑफ टाइम्स में आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो आज आम आदमी पार्टी करती है इकोनॉमी की बात, सरकार के पास जब सरकार आम आदमी की पार्टी आई थी, जब बेसिकली जो है सरकार के पास में 70,000 करोड़ रुपए का जो है सरप्लस अमाउंट था, जो आज जो है 8,000 करोड़ रुपए का रह गया है। ठीक है पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये तो इकोनॉमी की बात की इन्होंने। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि लेकिन सरकार की जो नीयत है, आज बात इस चीज की नहीं कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। जो पैसा है ना किसी सरकारों का है ना किसी पार्टी का है, वो सारा का सारा पैसा जनता का है, जनता के पास में है। और सरकार ये चाहती है, आज इस चीज के ऊपर बिल्कुल कटिबद्ध है, हाँ कटिबद्ध है सरकार, कि सरकार जो है अभिभावकों के साथ खड़ी हुई है। सरकार ये चाहती है कि सरकार किसी भी रूप के अंदर जो कानून सरकार फीस एक्ट के लिए लेके आई है, उस फीस एक्ट के कानून की पालना हो और उसके अंदर यदि न्यायपालिका में ऊपर तक भी जाना हुआ तो निश्चित हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स सामने आए हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपन ये देखें कि जो भी विद्यार्थी है वो स्कूल क्यों जाता है। लोगों को लगता है पढ़ने जाता है, ये एक बहुत मोटा शब्द है। वो पढ़ने ही नहीं जाता, वो सिर्फ अगली क्लास में जाने के लिए नहीं जाता, वो रैंक के लिए जाता है। वो ये लड़ाई लड़ता है अपनी क्लास के अंदर कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, थर्ड रैंक आएगी। ऐसी स्थिति के अंदर वो टीचर के सामने आंख उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं करता। उसे डर रहता है कि मेरी 99%, 98% में चली जाएगी। उस सब परिस्थितियों के बावजूद भी अगर पेरेंट्स आगे आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत धैर्य की बात है। ठीक है, और सरकार को अपना काम पूरे जोर शोर से करना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट स्कूलें जो है फीस एक्ट का पालन करेंगी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुसरण करेंगी, ताकि आम आदमी अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। आज के जनमंच में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमान आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।